सार संग्रह के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे आज के टॉपिक के बारे में। तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हो रहे हैं अगले मंथ, उस एग्जाम को कवर करते हुए मैं यह टॉप 15 क्वेश्चंस आपके साथ प्रत्येक दिन यह डिस्कस कर रहा हूं। यह आज का क्लास, यह चौथा क्लास है। इसके पहले मैं 3 क्लास को आपके साथ डिस्कस किया हुआ है और बहुत से छात्रों ने इस क्लास को सपोर्ट किया है और सराहा है और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर किया हुआ है। तो इसी सेशन के अंतर्गत हम क्लास 4 के बारे में बात करेंगे, जो आपके एग्जाम से संबंधित है और करंट बेस्ड और एग्जाम बेस्ड पर आधारित है और इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए यह क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि अभी इस समय वर्तमान में बहुत से बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी भला हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम आज के पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2025 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है बच्चों? तो यह 4 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं बच्चों? तो यह अंकित रैना है, नीरज चोपड़ा है और आर प्रज्ञानंद है और चौथे खिलाड़ी का नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह 4 खिलाड़ियों को यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जब जब इस पुरस्कार को घोषणा किया जाता है तब तब किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं, उस एग्जाम में इस क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले किस नाम से यह जाना जाता था बच्चों? तो यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह पहले राजीव गांधी रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इस नाम को जाना जाता था और इसी नाम से पहले इस पुरस्कार की घोषणा किया गया था। और यह पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था बच्चों? तो इस पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से की घोषणा किया गया था और जो खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे उस खिलाड़ी को इस नाम से जाना जाता है। परंतु यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित कर दिया गया। नाम परिवर्तित करके यह 2021 ईस्वी में इसे किस नाम से जाना गया बच्चों? तो 2021 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से इसे जाना गया।
तो यह 2021 ईस्वी में प्यारे बच्चों इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से यह जाना जाता है और तब से ही यह इस नाम से इस खिलाड़ियों को जाना जाता है। और यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है। खेल का यह सर्वोच्च पुरस्कार के नाम से यह जाना जाता है। और मेजर ध्यानचंद के हम बारे में बात करें तो मेजर ध्यानचंद कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? तो मेजर ध्यानचंद यह प्रयागराज के रहने वाले हैं और यह हॉकी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। इसी के कारण इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना गया है और उनके द्वारा ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेल में उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पदक जीता गया है। और यह 2026 से लेकर 49 तक इन्होंने बहुत से पदक भारत के लिए जीते हुए थे। इसीलिए यह खेल रत्न पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव यह निधि तिवारी को यह निजी सचिव घोषित किया गया है। और निधि तिवारी कौन है बच्चों? तो एक IAS अधिकारी है जिन्हें प्रधानमंत्री का निजी सचिव बनाया गया है। और यह उत्तर प्रदेश की यह रहने वाली है और इनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया गया है। इसी कारण यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह निजी सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो प्यारे बच्चों हम बिम्स्टेक समिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? आयोजन कहाँ किया गया है बच्चों? तो इसका आयोजन थाईलैंड में यह आयोजित किया गया है। और यह कौन सा संस्करण है बच्चों? तो संस्करण के बारे में बात करें तो यह 6ठे संस्करण का आयोजन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन यह थाईलैंड में आयोजित किया गया है। और इस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया हुआ है और यह सम्मेलन से संबंधित है। तो मैं प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस भी किया था कि सम्मेलन से किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वहीं हम बात करें तो बिम्स्टेक की स्थापना कब किया गया था बच्चों? तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी में यह बिम्स्टेक की स्थापना किया गया है। और किस घोषणा के द्वारा? तो बैकोंग घोषणा के आधार पर यह बिम्स्टेक की स्थापना किया गया है। और वहीं हम बात करें तो बिम्स्टेक में सदस्य देश कितने हैं बच्चों? तो सदस्य देश की संख्या अभी 7 देश हैं। बिम्स्टेक में 7 देश हैं जो आपको याद करके रखना होगा और इन्हीं क्वेश्चनों के आधार पर आपसे एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है पूनम गुप्ता। या पूनम गुप्ता को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और यह एक अनुभवी व्यक्ति है और इकोनॉमिस्ट की जानकार है, इसीलिए इनको आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनकी नियुक्ति किसके स्थान पर किया गया है? तो इनकी नियुक्ति के बात करें तो यह माइकल पत्रा है, जिनके इस्तीफा के बाद इनकी नियुक्ति या पूनम गुप्ता के किया गया है। वही हम बात करें तो आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है बच्चों वर्तमान में? तो आरबीआई के गवर्नर कौन है बच्चों? तो यह संजय मल्होत्रा यह आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। वर्तमान गवर्नर के पद पर इनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। वहीं आरबीआई के मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों? तो आरबीआई का मुख्यालय के बारे में हम बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब किया गया था बच्चों? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना किया गया है। तो इन सारे महत्वपूर्ण जानकारी को जानने की जरूरत है और इन्हीं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस बेंग को चुना गया है और अपने प्रतिद्वंदी ली सिएन लुंगा को पराजित किया हुआ है और पराजित करके यह सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण ले लिया है। और जब भी किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या अन्य सर्वोच्च नेता का परिवर्तन होता है तो यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाल लिया है? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को इन्होंने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। और नर्मेश्वर तिवारी यह बिहार के सिवान जिला के रहने वाले हैं और यह इस पद पर आसन करने वाले यह सिवान जिला के पहले व्यक्ति हैं, इसलिए भी यह चर्चा में रहे हैं। और तिवारी किसके स्थान पर यह स्थान ग्रहण किया हुआ है? तो यह मार्शल एसपी धारक धारकर के स्थान पर यह एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है बच्चों? तो यह एंथनी एल्बनीज़ को ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को बहुत ही अच्छे से पराजित किया हुआ है। और यह एंथनी एल्बनीज़ के सामने ऑस्ट्रेलिया के विकास और आर्थिक विकास और सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आगे बढ़ाने की यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तो यह नए प्रधानमंत्री को भी आप नाम याद करेंगे, क्योंकि अधिकांश देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नए शपथ ग्रहण लिए हुए हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंतर्गत आता है और यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोफेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया है। तो इसका सफल परीक्षण के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह किस संस्था ने किया है बच्चों, तो जल्द से जल्द बताने के लिए कष्ट करेंगे। तो यह DRDO के द्वारा इस स्टेरिक प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण किया गया है। और कहाँ किया गया है बच्चों, तो यह मध्य प्रदेश के सीहोर में, मध्य प्रदेश के सीहोर में से यह इसका सफल परीक्षण किया गया है। वही हम बात करें तो DRDO की स्थापना कब किया गया है बच्चों, तो 1958 में इसकी स्थापना किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसरो की स्थापना कब किया गया था, स्थापना कब किया गया है, तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इससे संबंधित अधिकांश बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यह नासा अमेरिका की संस्था है जो स्पेस के क्षेत्र में काम करती है। और स्पेस एक्स यह कैसी कंपनी है, तो एलन मस्क की यह कंपनी है जो प्राइवेट स्पेस के क्षेत्र में यह कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो यह आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसने पदभार संभाला हुआ है। तो राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के पद पर किसने संभाला है, तो यह इसका सही जवाब है शर्ली बोचवे ने राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के पद इन्होंने संभाला हुआ है। और किसके स्थान पर, तो यह पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के स्थान पर इन्हें राष्ट्रमंडल का 7वें महासचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम बेस्ड आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच यह नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 कहां पर आयोजित किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 के हम बारे में बात करें तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है बच्चों, तो इसका आयोजन भारत के चेन्नई में इसको आयोजित किया गया है। और यह संस्करण कौन सा है, तो संस्करण के बारे में बात करें तो यह 14वें संस्करण का आयोजन भारत में किया गया है। और इस अभ्यास को किन देशों के बीच आयोजित किया गया है, तो यह भारत और रूस के बीच यह अभ्यास आयोजित किया गया है। और इंद्र अभ्यास किस सेनाओं के बीच आयोजित किया गया है बच्चों, तो यह नौसेना यानी नेवी सेना के द्वारा इस अभ्यास को आयोजित किया गया है। और यह पूछा जाए कि यह कहां पर, तो यह बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है। और हम बात करें तो 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था बच्चों, तो 2024 का आयोजन
रूस में किया गया है। तो यह सारे महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद होनी चाहिए। एग्जामिनर के द्वारा किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड चैंबलर का निधन हो गया है और यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो रिचर्ड चैंबलर का निधन हो गया है, यह एक अभिनेता थे जिनका निधन हो गया है और यह टीवी एक्टर के रूप में या टीवी पर अधिकांश अभिनय के कारण इन्हें जाना जाता था, जिन्हें स्ट्रोक के कारण इनका हाल ही में निधन हो गया है। और निधन टॉपिक से आपको निश्चित ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमिता और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक की सलाहकार परिषद में किसे शामिल किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हम IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म है IMF है, और IMF के प्रबंध निर्देशक यानी इसे हम MD के नाम से भी जानते हैं। तो IMF के MD की सलाहकार परिषद में किसे बच्चों, सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब है N चंद्रशेखरन को यह सलाहकार पद में इन्हें शामिल किया गया है। और N चंद्रशेखरन कौन है बच्चों, तो यह टाटा सन्स के यह अध्यक्ष हैं और RBI के पूर्व सदस्य के रूप में इन्होंने काम किया हुआ है। तो इसीलिए यह एक उद्यमी व्यक्ति हैं। तो N चंद्रशेखरन को IMF के प्रबंध निर्देशक के सलाहकार समिति में इन्हें शामिल किया गया है। वही आपसे पूछा जाए कि IMF के निर्देशक कौन है बच्चों, तो यह क्रिस्टीना जॉर्जिया है जो IMF के प्रबंध निर्देशक के यानी यह MD के पद पर यह कार्य कर रही हैं। तो यहाँ से यह दो तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IMF की MD कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिया है और इनके सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है और यह टाटा सन्स के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहां किया गया है। तो बटालिक क्रिकेट लीग 2025 का आयोजन कहां किया गया है बच्चों, तो इसका सही जवाब होगा लद्दाख में यह बटालिक क्रिकेट लीग का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है। इसमें मानव विकास सूचकांक 23 में भारत किस संस्था पर है। तो यह UNDP का रिपोर्ट जारी किया गया है, UNDP का यह रिपोर्ट जारी किया गया है। और जब भी यह रिपोर्ट जारी किया जाता है, यह मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें हर देश की रैंकिंग प्रदान किया गया होता है। तो इसमें UNDP में 193 देशों के मिलाकर यह रैंकिंग प्रदान किया गया है। उसमें अब भारत के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, भारत के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत इस रैंकिंग में यह 130वें स्थान पर है, जो आपको याद करके रखना होगा। और
या 2025 का रैंकिंग है और 2024 में भारत 133वें स्थान पर था। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और भारत ने 3 अंकों का सुधार किया हुआ है। और हम बात करें यूएनडीपी की रैंकिंग के बारे में, तो यह शीर्ष देश कौन सा है बच्चों? शीर्ष देश किस देश की रैंकिंग बनाया हुआ है? तो शीर्ष देश में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, जो यह अपना प्रथम स्थान कायम किया हुआ है। और दूसरा स्थान किस देश ने रखा हुआ है? तो दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। और तीसरे स्थान पर हम बात करें तो तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड या तीसरे स्थान पर है। और हम बात करें तो इस सूचकांक में दक्षिण सूडान इस सूचकांक में 193 रैंकिंग के साथ यह अंतिम पायदान पर है। तो यह यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट में आपको शीर्ष देशों के रैंकिंग के बारे में पूछा जाता है और लास्ट के अंतिम देशों के बारे में पूछा जाता है और भारत के संदर्भ में आपसे पूछा जाता है। तो यह मैं तीनों पहलू को आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और जब जब यह रिपोर्ट जारी किया जाता है तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं वहां आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सही से याद करेंगे, इग्नोर मत करिएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ और किस भारतीय सेना ने स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइंस का सफल परीक्षण किया हुआ है? तो सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण के बारे में हम बात करें तो यह डीआरडीओ और भारतीय नौसैनिक के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। और स्टील्थ मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड या माइन के क्षेत्र में या माइंस या किसी भी रडार को कवर नहीं कर पाता है, इसलिए डीआरडीओ ने नौसेना के साथ मिलकर इसका सफल परीक्षण किया हुआ है। तो यह आप सही से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया हुआ है? तो यह सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया हुआ है बच्चों? तो इसका उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और 11वें सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था बच्चों? तो 11वें सम्मेलन यह चीन में आयोजित किया गया है। तो यह आपको याद करके रखना होगा क्योंकि यह सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चंस है और यहाँ से क्वेश्चंस निश्चित ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा यह 22वें टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया गया है। और टेलीकॉम के क्षेत्र में जो भी समस्याएं आ रही हैं और उसको क्या क्या सुधार किया जा सकता है उस सभी को ध्यान में रखते हुए इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है?
तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है बच्चों? तो यह 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस या प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वहीं हम बात करें तो 1 मई को क्या मनाया जाता है बच्चों? तो 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। 1 जुलाई डॉक्टर दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व कप 2025 का आयोजन यह किस देश में किया गया है? तो इसका सही जवाब है अर्जेंटीना और पेरू में इस ISS विश्व कप का आयोजन किया गया है और इसमें भारत ने 7 पदक जीते हुए हैं। तो यह आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और चिली खनन उद्योग गोलमेज 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह किस शहर में आयोजित किया गया है बच्चों? तो यह न्यू दिल्ली में इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और यह किस क्षेत्र में? तो खनन के क्षेत्र में यह भारत और चिली के बीच यह सम्मेलन बुलाया गया था और जो भी समस्याएं हैं और इसके विकास पर बात किया गया है। तो ये भी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस किस दिन मनाया जाता है बच्चों? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस यह 7 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है बच्चों? तो 7 मई को मनाया जाता है। और हम बात करें तो 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और किसके याद में बच्चों? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे बच्चों? तो यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के याद में यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस कब से शुरू किया गया है? तो यह 2008 ईस्वी में यह राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत किया गया है। वहीं हम बात करें 7 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस। यह विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को हम मनाते हैं। और 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो यह आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की याद में यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट हब किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह भारत का पहला, जब भी कोई काम या संस्था हो या देश के संदर्भ में बात किया जा रहा है तो यह क्वेश्चन निश्चित ही पूछा जाता है। तो यह बच्चों, यह भारत का पहला, ये जब भी पहला शब्द जुड़ जाए बच्चों तो इसे समझ लो न, ये किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट हब कहाँ खोला जाएगा? तो यह आंध्र प्रदेश, यह आंध्र प्रदेश में इस एंटरटेनमेंट हब को खोला जाएगा। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है बच्चों? मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा किया गया है। और इस ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट हब को स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का यह निवेश करेगी। इससे लगभग 2500 से अधिक लोगों को नौकरी इससे मिलेगा। तो इसी ध्यान में रखते हुए यह हब की स्थापना आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नए आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान किया है? तो नए आबकारी नीति को किस सरकार ने मंजूरी प्रदान किया है बच्चों? तो यह हरियाणा सरकार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सैनी हैं, जो उन्हीं के द्वारा नए आबकारी नीति लागू किया गया है। क्योंकि हरियाणा में शराब का विक्रेता सबसे अधिक है और शराब का सेल अधिक होता है, तो शराब को कंट्रोल आबकारी नीति के तहत ही किया जाता है। तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने यह नए आबकारी नीति लाकर वहां पर जो भी शराब का बिजनेस हो रहे थे उन्हें नियंत्रित करने और राज्य को विकास करने के लिए यह नए पॉलिसी लागू किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज कुमार का निधन हो गया है और यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मनोज कुमार का निधन हो गया है और यह कौन है बच्चों? तो यह एक अभिनेता है, निर्देशक है और निर्माता भी है। और यह मनोज कुमार बहुत ही महत्वपूर्ण अभिनय के लिए जाना जाता है। और इनके पिक्चर कौन कौन से आया हुआ था बच्चों? तो इन्होंने उपकार पिक्चर में भी काम किया है और क्रांति आई थी और रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार जी ने अच्छे से अभिनय किया हुआ था। तो यह तीनों पिक्चर इनके हिट गए थी और इसी अभिनय के लिए यह मनोज कुमार जाने जाते थे। परंतु हाल में इनका निधन हो गया है। तो यह अभिनेता भी थे, निर्देशक भी थे और फिल्म निर्माता भी थे, यानी प्रोड्यूसर भी थे। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हमने आपसे 50 टॉप 50 MCQ के बारे में 1 बाय 1 करके डिस्कस किया हुआ है और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।